नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में हम एक विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और एक रेयर टॉपिक के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। रेयर टॉपिक इसलिए है कि हमारे समाजशास्त्र में यह टॉपिक कभी-कभी आता है। इस टॉपिक का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना, वो फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र में है। आज की हमारी जो क्लास है वो एपिस्टोमोलॉजी को लेकर होगी, जिसे हिंदी में हम ज्ञान मीमांसा के नाम से जानते हैं। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने आज की क्लास को अच्छे से देख लिया, भविष्य में किसी भी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आए, गलत होने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए जिस भाव उद्देश्य लगन के साथ मैं क्लास बनाता हूँ, वही भाव उद्देश्य लगन आपका होना चाहिए। मैं यहाँ पर पढ़कर नहीं सुनाता, और जैसा कि मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि समाजशास्त्र रटने की विषय वस्तु नहीं है, ये समझने की विषय वस्तु है। हमेशा क्या, क्यों और कैसे इस तरीके के प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग करें, तो आपका जो ज्ञान मीमांसा है ना, वो सातवें आसमान पर होगा। इससे जुड़े हुए प्रमुख विचारक प्राचीन काल में कौन से विचारक थे, मध्यकाल में कौन से विचारक थे, तथा आधुनिक काल के कौन से विचारक हैं, उन्होंने एपिस्टोमोलॉजी को लेकर क्या कहा है, हम तमाम बातों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत पढ़ा है मैंने, कई दिन तक इस टॉपिक को पढ़ा है, तब जाकर ये सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में आई है। देखो, सबसे पहले हम चर्चा करें कि एपिस्टोमोलॉजी क्या होती है, तो आप यूँ समझ सकते हो कि एपिस्टोमोलॉजी है ना, दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, या हम यूँ कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र का एक भाग है, जो इस बात का अध्ययन करता है कि ज्ञान क्या है। एपिस्टोमोलॉजी में इस बात पर जोर दिया जाता है कि नॉलेज क्या है, क्या हम किसी नॉलेज को पूरी तरीके से जान सकते हैं, अगर हमने कोई नॉलेज को जाना है तो उसका आधार क्या है, यानी हम ज्ञान को कैसे पहचान सकते हैं। जिसके बाद में हमने कोई ज्ञान प्राप्त किया है, प्राप्त करने के तरीके कौन कौन से हैं। जिसके बाद में जो हमारे पास नॉलेज है, क्या वो पूरी तरीके से पर्याप्त है, या हमें कुछ और नॉलेज लेने की आवश्यकता है। जिसके बाद में ज्ञान और विश्वास, इन दोनों में क्या अंतर होता है, ज्ञान की सीमाएं क्या है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि जो एपिस्टोमोलॉजी है ना, ये समझाने की कोशिश करता है कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान कैसे बनता है, जो हमारे पास ज्ञान है वो कितना भरोसेमंद है, और उस ज्ञान की क्या क्या सीमाएं हैं। मतलब कुल मिलाकर आप यूँ समझ सकते हो कि एपिस्टोमोलॉजी है ना, वो ज्ञान के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें प्रोवाइड करवाता है। ठीक है ना। एपिस्टोमोलॉजी, जिसका सबसे पहले प्रयोग स्कॉटलैंड के एक दार्शनिक थे जिनका नाम था जेम्स फेडरिक फेरियर। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि एपिस्टोमोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग मिस्टर फेडरिक फेरियर ने किया था। ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है एपिस्टोमोलॉजी। इसमें जो पहला शब्द निकल कर आता है उसे हम एपिस्टेमे कहते हैं, जिसका मतलब होता है ज्ञान, और जिसके बाद में दूसरा शब्द निकल कर आता है जिसे हम लॉगस कहते हैं, और जिसका मतलब होता है अध्ययन या विज्ञान। मतलब कुल मिलाकर आप यूँ समझ सकते हो कि एपिस्टोमोलॉजी दर्शन शास्त्र की एक ऐसी शाखा है जो ज्ञान का अध्ययन करती है। ठीक है ना। और ज्ञान है जो कई तरीके के होते हैं। जैसे साथियों, एक बहुत बड़े विचारक हुए थे जिनका नाम था अरस्तु। अरस्तु की एक बहुत फेमस किताब थी और जिसका नाम था द मेटाफिजिक्स। उस किताब में मिस्टर अरस्तु यूँ कहते हैं कि इंसान का स्वभाव होता है कि वो प्रत्येक वस्तु को जानना चाहता है। ये इंसान की प्रवृत्ति होती है। इसके पीछे ये जो स्वभाव है ना, जो ये नेचर है, इस नेचर की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो जानना चाह रहा है तो क्यों जानना चाह रहा है। उसने किसी को जाना तो कितना जाना, क्या जानने के बाद उसकी जिज्ञासाएं शांत हुई, क्या कुछ और जानना बाकी है। इन सब का अध्ययन किया जाता है एपिस्टोमोलॉजी में, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, ज्ञान मीमांसा। एक व्यक्ति हुए थे
बहुत बड़े फिलोसफर जिनका नाम था इमैनुअल कांट, उन्होंने एक प्रश्न उठाया था कि मैं क्या जान सकता हूँ। इससे यह समझ में आता है कि जानने की इच्छा मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। जानने की जो इच्छा है ना, वो बाय बर्थ है। ठीक है ना। कुल मिलाकर आप यूँ समझ सकते हो कि एपिस्टोमोलॉजी इस बात पर ध्यान देती है कि हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं और हम जिसे सत्य मानते हैं। अब ये बात तो स्वाभाविक है। अगर हम ड्युअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना के द्वय विधा की, मैं लिख देता हूँ। अगर हम ड्युअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर यानी संरचना की द्वय विधा की बात करें, तो अगर हमें सत्य को पहचानना है ना, तो सत्य की पहचान करने के लिए हमें असत्य को भी जानना होगा। अगर हम असत्य को नहीं जान पाएंगे तो हम सत्य को नहीं पहचान सकते। एपिस्टोमोलॉजी भी इसी बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि सच और झूठ के बीच में हम अंतर कैसे कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से डिफरेंस हैं जो इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं, और ये जो मूल अंतर निकल कर आते हैं ना, ये कहाँ से निकल कर आते हैं। इन अंतरों की पुष्टि के लिए जो प्रमाण होते हैं, उन प्रमाणों का क्या आधार होता है। मतलब कुल मिलाकर आप यूँ कह सकते हो कि ज्ञान मीमांसा है ना, वो पूरी तरीके से ज्ञान पर केंद्रित है। आ गया। दर्शन शास्त्र की एक ये शाखा है। मतलब कुल मिलाकर एपिस्टोमोलॉजी, अगर मैं इसका निष्कर्ष निकालूं कि हम जो जानते हैं वो कैसे जानते हैं। जैसे मैं आपसे हर बार यूँ कहता हूँ कि मैं पिछले 18 वर्ष से इस विषय को पढ़ रहा हूँ और पिछले 8 वर्ष से मैं पढ़ा भी रहा हूँ। मैंने इस जीवन काल में समाजशास्त्र को लेकर बहुधा ज्ञान प्राप्त किया है, अलग अलग तरीके का ज्ञान प्राप्त किया है। क्लासिकल सोशलॉजी में पढ़ाता हूँ, जिसके बाद मैं सोशलॉजिकल थ्योरीज में पढ़ाता हूँ, इंडियन सोशलॉजी, वेस्टर्न सोशलॉजी, मॉडर्न सोशलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी। अलग अलग इसकी शाखाएं हैं समाजशास्त्र की, और अलग अलग शाखाओं के बारे में मेरे पास अलग अलग नॉलेज है। ये मेरे पास नॉलेज कहाँ से आया, इस नॉलेज के पीछे क्या आधार है, क्या मेरे पास ये नॉलेज है, ये पर्याप्त है, या मुझे और ज़्यादा नॉलेज लेने की आवश्यकता है। मैं आपको जो दे रहा हूँ इसकी वैधता क्या है, आप इसको किस तरीके से पुष्ट कर सकते हो, मैंने जो बात कही उसके पीछे क्या साक्ष्य है। इन सब का जो अध्ययन किया जाता है ना, वो एपिस्टोमोलॉजी में किया जाता है। आ गया आसान भाषा में समझ में। ठीक है साहब। अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि एपिस्टोमोलॉजी के बारे में अलग अलग समय पर अलग अलग विचारधाराएं क्या बात कहती है। जो असली क्लास है ना आज की, जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की है, वो यहाँ से स्टार्ट हुई है। देखो, सबसे पहले हम चर्चा करें प्राचीन यूनान की, तो हम प्राचीन यूनान में चर्चा करते हैं 5वीं और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व। यहाँ से ये क्लास प्रारंभ होती है असली। वहाँ पर एक विचारधारा चलती है जिसे हम सोफिस्टवादी विचारधारा कहते हैं। ठीक है, एक विचारधारा चलती है। ये सबसे पहले की विचारधारा थी, प्लेटो और अरस्तु के पहले की ये विचारधारा थी, जिसे हम सोफिस्टवादी विचारधारा कहते हैं। एक्चुअल में सोफिस्ट क्या होते थे, उस जमाने के शिक्षक होते थे, उस जमाने के प्रवक्ता होते थे, लेकिन वो दार्शनिक नहीं थे। क्योंकि ये जो सोफिस्टवाद है ना, ये किसी दर्शन का समर्थन नहीं करता है। ये यूँ कहता है कि उस समय फिलोसफी का जन्म ही नहीं हुआ था। तो सोफिस्टवादी है ना, वो ज्ञान में स्केप्टिसिज्म को जोड़ते हैं, प्रत्येक ज्ञान में वो संदेह को जोड़ते हैं। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। सोफिस्टवादी है वो यूं कहता है कि ज्ञान है ना, वो संदेहवाद के रूप में है। कोई भी नॉलेज सत्य हो ही नहीं सकता, हम उसमें क्या कर सकते हैं, संदेह कर सकते हैं। ठीक है ना। मतलब यहाँ पर देखो, ये लिख भी रखा है कि जैसा कि सोफिस्टवादियों ने कहा है कि कोई ज्ञान है ना, वो निश्चित नहीं होता। मतलब ये यूं कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान है ना, जो आधा अधूरा होता है। अब एक सोफिस्टवादी विचारक पैदा हुए थे, है ना। सोफिस्टवाद क्या है, जो संदेहवाद का समर्थन करता है। एक सोफिस्टवादी विचारक पैदा हुए थे जिनका नाम था प्रोटागोरस। शायद पहली बार आप इसका नाम सुन रहे होंगे। ये यूनानी दार्शनिक था प्रोटागोरस, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जिनका जन्म हुआ था यूनान में।
ये कुतर्क शास्त्र के विकास के लिए जाने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है तर्कशास्त्र और एक होता है कुतर्क शास्त्र। कुतर्क का मतलब होता है कि हम किसी के सामने अपना पक्ष रखते हैं, वो तुरंत अपनी बातों को काट देता है क्योंकि उसके अंदर वाक्पटुता पाई जाती है, बातों को घुमाने में वो बहुत माहिर होता है। तो ये प्रोटागोरस थे, क्योंकि तर्क का तो समर्थन ही नहीं किया, ये किसी भी तरीके की फिलोसफी की बात ही नहीं करता है। इनके सामने कोई ज्ञानात्मक बात कहो, तुरंत ये उसमें संदेह पैदा कर देता है कुतर्क के माध्यम से, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो प्रोटागोरस था, कुतर्क शास्त्र के विकास के योगदान के लिए जाना जाता है। और प्रोटागोरस यूँ कहता है कि ज्ञान है ना, वो व्यक्ति पर निर्भर करता है, मनुष्य ही सभी चीज़ों का माप होता है। मतलब ये व्यक्ति पे डिपेंड करेगा कि उस पर कितना आता है, और सभी व्यक्तियों में ज्ञान की सीमाएं है ना वो अलग अलग होती हैं। ज्ञान का आधार होता है वो अलग अलग भी होता है, और ज्ञान का मापन है ना वो भी अलग अलग होता है। मतलब ज्ञान है जो किस पर निर्भर करता है, मनुष्यों पर निर्भर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसके बाद में सोफिस्टवादी एक दूसरे विचारक निकल कर आए थे, जिनका नाम था गोर्गियास, जो कट्टर संदेहवाद के लिए प्रसिद्ध थे। एक कट्टर संदेहवादी थे गोर्गियास, प्राचीन यूनान सोफिस्ट दार्शनिक। सोफिस्ट एक विचारधारा है, सोफिस्ट का मतलब था कि उस जमाने में शिक्षक या प्रवक्ता, ठीक है। ये यूं कहते हैं कि निश्चित और वस्तुनिष्ठ ज्ञान संभव है ही नहीं। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है वैज्ञानिकता, ठीक है ना। और वैज्ञानिकता क्या होती है, जो संपूर्ण सत्यता का दावा करती है। ये कहते हैं कि ज्ञान में संपूर्ण सत्यता है ही नहीं। मतलब ये यूं कहते हैं कि कुछ भी अस्तित्व में नहीं है, अगर है तो उसको हम जान नहीं सकते, और अगर हम उसको जान सकते हैं तो उसको हम बता नहीं सकते। मतलब ध्यान रखना, ये जो सोफिस्टवादी है ना, वो स्केप्टिसिज्म विचारधारा के क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। ये मैं आपको प्राचीन यूनानी काल की ज्ञान के संदर्भ में जो विचारधारा है ना उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। जो सोफिस्टवादी थे वो संदेहवाद का समर्थन करते हैं। इस काल में प्रसिद्ध सोफिस्टवादी एक तो प्रोटागोरस हुआ था, एक गोर्गियास हुआ था। गोर्गियास है ना वो कट्टर संदेहवादी था। ये कहता है कि कोई भी ज्ञान निश्चित नहीं है, कोई भी ज्ञान है ना वो वस्तुनिष्ठ नहीं है, ज्ञान अस्तित्व में है ही नहीं, अगर अस्तित्व में है तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। और प्रोटागोरस ये कुतर्क शास्त्र के विकास के लिए जाने जाते हैं। ये उसमें शक पैदा करते थे, डाउट पैदा करते थे, किसी भी बात का समर्थन नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर इसके साथ जुड़ा हुआ कीवर्ड यही है कि सोफिस्टवादी किससे जुड़े हुए हैं, संदेहवाद से जुड़े हुए हैं। ज्ञान की प्रारंभिक अवस्था है ना, ये सबसे पहले के विचारक थे। फिर सोफिस्टवाद के बाद में जो अगला निकल कर आता है ना वो सुकरात का आता है, ठीक है। सुकरातवाद में आते हैं, ध्यान रखना, सुकरात साहब है ना जिन्होंने संदेहवाद का विरोध किया था, मतलब इन्होंने सोफिस्टों का विरोध किया है। सुकरात यूं कहते हैं कि ज्ञान संभव है, सोफिस्ट ये बात कैसे कह सकते हैं कि ज्ञान है ही नहीं। सुकरात ने कहा कि ज्ञान है, और सुकरात की एक बहुत फेमस विधि है जिसे मेएयूटिक विधि कहा जाता है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेएयूटिक विधि, इसके जन्मदाता कौन है, मिस्टर सुकरात है। ये इनकी शिक्षण विधि थी। ध्यान रखना, इसे प्रसव के विधि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये जो विधि है ना, इस विधि को हम प्रसव विधि, प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा, या तो मेस्टिक विधि आ सकता है या प्रसव विधि आ सकता है, ठीक है ना। इसकी बात कौन करता है, मिस्टर सुकरात करता है। सुकरात यूं कहता है कि ज्ञान बाहर से नहीं दिया जाता, बल्कि ज्ञान है ना वो पहले से ही व्यक्ति के मन, मस्तिष्क और उसकी आत्मा में छिपा होता है। बस टीचर क्या करता है कि उसको बाहर निकालने का काम करता है। अगर कोई टीचर यूं सोचता है कि मैं किसी शिक्षार्थी को ज्ञान दे रहा हूं, तो यह उसका सोचना गलत है। पता है कि इसको प्रसव विधि क्यों कहा है। जैसे साथियों दाई होती है ना, आजकल तो डिलीवरी है ना महिलाओं की जो अस्पतालों में होने लग गई, पहले डिलीवरी करने का काम गांव में ही किया जाता था। तो वो जो दाई होती है ना, वो क्या बच्चा खुद बनाती थोड़ी है माँ के पेट में,
बच्चा तो ऑलरेडी बना बनाया होता है, बस उस बच्चे को वो निकालने का काम करती है। दैट इज मेयोस्टिक विधि। ये यूँ कहते हैं कि ज्ञान संभव है। ज्ञान है ना, वो बाहर से नहीं दिया जाता, बल्कि ज्ञान पहले से ही व्यक्ति के मन और आत्मा में छुपा रहता है। शिक्षक का काम केवल यही है कि वह सही प्रश्न पूछे, उस तरीके की सिचुएशन बनाए ताकि शिक्षार्थियों का ज्ञान है ना जो बाहर आ जाए। शिक्षक किसी के मन में ज्ञान नहीं भरता, बल्कि वो ज्ञान को निकालने का काम करता है। डेट इज मेयोस्टिक विधि। ठीक है, यहाँ पर ये भी है। ठीक है ना, छिपे ज्ञान को बाहर निकालना जो पहले से ही कहाँ विद्यमान होता है आत्मा में विद्यमान होता है। ठीक है, अब देखो साहब, यहाँ पर सोफिस्टिक वो संदेहवादी थे, लेकिन सुकरात इन्होंने संदेहवाद का विरोध किया है और इन्होंने कहा है कि ज्ञान है जो पॉसिबल है, संभव है। मेयोस्टिक विधि के ये जन्मदाता माने जाते हैं, जिसे हम प्रसव विधि के नाम से जानते हैं। फिर देखो साहब, सुकरात के बाद में जो अगला नाम निकल कर आता है वो प्लेटो का निकल कर आता है। ठीक है ना, प्लेटो यूं कहता है कि इंद्रियों से जो नॉलेज मिलता है ना वो बराबर बदलता रहता है, यानी वह सच्चा ज्ञान नहीं है। ध्यान रखना, सच्चा ज्ञान तो हमारे फॉर्म और आइडियाज में है। सच्चा ज्ञान तो हमारे फॉर्म्स और आइडियाज में छुपा हुआ है। यहाँ पर फॉर्म्स को बोलते हैं स्वरूप। ठीक है, जैसे साथियों ये यूँ कहते हैं कि जो दिखाई दे रहा है ना वो सच्चा ज्ञान नहीं है। यहाँ पर इन्होंने एक सुंदर गुलाब के फूल का उदाहरण दिया है। अब सुंदरता गुलाब के फूल में नहीं होती, ये बात है ना जो प्लेटो कहता है। सुंदरता हमारे विचारों में होती है। क्या गुलाब का फूल नष्ट हो जाए तो सुंदरता चली जाएगी? नहीं चली जाएगी। गुलाब का फूल ही तो नष्ट हुआ है, हमारे विचार थोड़ी नष्ट हुए हैं। इसलिए इंद्रियों से मिला ज्ञान है ना जो बदलता रहता है। जो सच्चा और शाश्वत ज्ञान होता है ना वो भाई साहब स्वरूप और विचारों में होता है। पढ़ा है प्रमोद ऐसा कभी? मैं कहता हूं कि मेरे पास अच्छी किताबें हो ना, मुंह की बड़ाई नहीं है, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, रसायन, दर्शन, हिस्ट्री कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन कंडीशन ये है कि मेरे पास अच्छी किताबें हों और पढ़ने के प्रति मेरी जिज्ञासा हो। अब मैं फिजिक्स तो क्यों ही पढ़ूंगा, मुझे किसी को पढ़ाना थोड़ी है। मेरे लिए वो ज्ञान तो व्यर्थ है, क्योंकि वो ज्ञान मेरे अंदर ही पड़ा रहेगा। अब मुझे तो ये इसलिए पढ़ना पड़ा है ना एपिस्टेमोलॉजी, कि ये नॉलेज आप तक पहुँचे। इसीलिए हर बार मैं कहता हूँ कि अच्छी किताबों को फॉलो करो, साधारण किताबों में सारी चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेटो जो यूँ कहता है कि ज्ञान कहाँ छुपा रहता है, फॉर्म और आइडिया में छुपा रहता है, और ये है ना जो भौतिक संसार से अलग होती है, क्योंकि भौतिक संसार तो नष्ट हो जाता है। ठीक है ना, जैसे हम माँ की ममता की चर्चा करें, अब मेरी माँ नहीं है, उसका भौतिक शरीर ही तो नहीं है, लेकिन उसके विचार तो ताउम्र मेरे अंदर रहेंगे। यही बात कौन करता है? प्लेटो करता है। ठीक है, फिर जिसके बाद में अरस्तु आ जाते हैं। अरस्तु है ना, ये प्लेटो से सहमत भी थे, असहमत भी थे। ये यूँ कहते हैं कि ज्ञान है ना वो अनुभव से शुरू होता है। फॉर्म अलग अलग संसार में नहीं होती, बल्कि फॉर्म है ना वो वस्तुओं के भीतर होती है। इन्होंने ये कह दिया कि जो हम स्वरूप बनाते हैं ना, तो वो स्वरूप तभी बनता है कि जब उसका भौतिक स्वरूप हमारे सामने निकल कर आए। माई नहीं है तो कोई माई के बारे में कैसे करेगा? जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जन्म देते ही माँ मर गई, उन्होंने माँ का भौतिक शरीर ही नहीं देखा, तो वो स्वरूप कैसे आएगा? वो कभी कहेगा ही नहीं माँ की ममता, क्योंकि उन्हें देखी ही नहीं है। तो ये है ना, मतलब क्रिटिसाइज किया है प्लेटो को। ठीक है, ये अनुभव की बात करते हैं। जो अनुभव लेगा तभी तो माँ को समझ पाएगा। क्या भौतिक स्वरूप होना ना होना ही ज्ञान का आधार थोड़ी है? ठीक है ना, मतलब यथार्थवाद है। ये कहते हैं कि ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब हम उसको रियलिटी में जीते हैं। ठीक है, मुद्दा आ गया, एक बार रिपीट कर देता हूं, ये पूछा जाएगा परीक्षा में। मेयोस्टिक विधि की बात सुकरात करता है। ये कहता है कि ज्ञान संभव है, ज्ञान ऑलरेडी है, बस ज्ञान को बाहर निकाला जाता है। फिर जिसके बाद में प्लेटो की चर्चा करें, यह कहता है कि भौतिक संसार में ज्ञान नहीं है, आइडिया और फॉर्म में ज्ञान छुपा हुआ है। जबकि अरस्तु यूं कहता है कि भाई फॉर्म और आइडिया तभी बनेंगे जब हम किसी भौतिक स्वरूप को देखेंगे, और भौतिक स्वरूप को देखेंगे और उसको हम जिएंगे, रियलिस्टिक
यथार्थ में हम जिएंगे तभी तो ज्ञान पैदा होगा ना। ये बात कौन कहता है? अरस्तु कहता है। जिसके बाद में फिर अगले निकल कर आते हैं एपिक्यूरस और स्टोइक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी यूनान के दार्शनिक थे, है ना। ये कहते हैं कि अनुभव के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, एक्चुअल में वही सच्चा ज्ञान होता है। ये ज्ञान के स्रोत के लिए इंद्रियों को इंपॉर्टेंट देते हैं। ठीक है। अब इंद्रिय क्या है? हमारी आंखें, ये इंद्रिय है। आंखों के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, मतलब अनुभववाद से जुड़ा हुआ है। मुंह के द्वारा, कानों के द्वारा, नाक के द्वारा किसी की गंध को महसूस करना हो, भाई नाक एक गंध महसूस करेगी ना। तो ये अनुभववाद की बात करते हैं। ये दोनों विचारक है ना, वो अनुभववादी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं ऐसे हवा में तीरबाजी नहीं बनाता, प्रत्येक लाइन को पढ़ता हूं। एक एक लाइन मेरी यहां पर अंडरलाइन की हुई है, एक एक मेरी बोल्ड की हुई है। कहाँ विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही उसको बोल्ड कर देता हूं। फिर जिसके बाद में नियो प्लेटोनिस्टिक आते हैं, मतलब जिन्हें नव प्लेटोवादी विचारक कहते हैं। ठीक है ना। इन्होंने प्लेटो के विचारों को आगे बढ़ाया। ठीक है। और प्लेटो के विचारों में आध्यात्मिकता और रहस्यवाद, है ना, मेटाफिजिक्स को इन्होंने जोड़ दिया। ठीक है। मतलब कुल मिलाकर जो ये नव प्लेटोवादी थे ना, जिन्होंने ज्ञान को आत्मा और ध्यान से जोड़ा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नव प्लेटोवादी हैं, वो ज्ञान को आत्मा और ध्यान से जोड़ते हैं। ठीक है, हो गया। जैसे यहाँ पर हम प्लेटो की चर्चा करें ना, तो ये फॉर्म और आइडियाज की बात करते हैं, और ये है ना, उसमें ध्यान और आत्मा को भी जोड़ देते हैं। फिर देखो साहब, अब आ जाते हैं हम मध्यकाल में। प्राचीन काल में हम चर्चा कर चुके। मध्यकाल में जो पहला व्यक्ति निकल कर आता है ना, वो सेंट अगस्टाइन है। मध्यकाल की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इस काल में दर्शन और धर्म है ना, वो आपस में जुड़ गए थे। ठीक है। पहला व्यक्ति निकल कर आता है सेंट अगस्टाइन। ठीक है, सबसे प्रभावशाली विचारक थे, जिन्होंने संदेहवाद का खंडन किया है। संदेहवाद तो स्टार्टिंग की ही विचारधारा थी, स्केप्टिसिज्म, जिसके बाद में इन्होंने संदेहवाद का खंडन किया, है ना। ज्ञान को आत्मा और ईश्वर के साथ जोड़ा, क्योंकि इस मध्यकाल में धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव चल गया था। अलग अलग तरीके के देवी देवता पैदा हो गए थे, अलग अलग धार्मिक विचारधारा पैदा हो गई थी, अलग अलग संप्रदाय थे ना, वो भी निकल कर आने लग गए थे। इनका एक बहुत फेमस कथन है सेंट अगस्टाइन का, यदि मैं भ्रम में हूँ तब भी मैं हूँ, मैं अस्थिरता की पोजीशन में हूँ ना तब भी मैं हूँ, मतलब ज्ञान तो है। ठीक है। इन्होंने क्या किया है? संदेहवाद का खंडन किया है। ज्ञान में ईश्वर की भूमिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मन को, ईश्वर हमारे मन को प्रकाश देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये पूछा जा सकता है कि ऐसा किसने कहा था कि ईश्वर हमारे मन को प्रकाश देता है? सेंट अगस्टाइन ने, जिन्होंने ज्ञान में धर्म को जोड़ने का काम किया था। ईश्वर की भूमिका पर इन्होंने बल दिया है। फिर अगले व्यक्ति निकल कर आते हैं थॉमस एक्विनास। ध्यान रखना, ये भी मध्यकालीन विचारक थे। ध्यान रखना, इन्होंने अरस्तु के दर्शन और ईसाई धर्मशास्त्र पर इन्होंने काम किया है। ज्ञान की प्रक्रिया के अंतर्गत ये इंद्रिय वस्तुओं पर तवज्जो देते हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियों की। ठीक है ना। और ये यूँ कहते हैं कि इंद्रिय वस्तुओं को ग्रहण करती है, और इनमें जो कॉमन बातें होती हैं ना, उन कॉमन बातों को निकाल कर वो लागू कर देती है। मतलब एक तरीके से यूनिवर्सल संतुष्टि पर इन्होंने ध्यान दिया है। यूनिवर्सल संतुष्टि का मतलब होता है कि सामान्य ऐसी धारणा जो सभी व्यक्तियों में समान रूप से पाया जाए। ठीक है। तो यूनिवर्सल्स की भी ये बात करते हैं मिस्टर एक्विनास। ठीक है। हमने अलग अलग चीज़ें देखी। ठीक है। अलग अलग चीज़ देखने के बाद में हमने किसी एक को उठाया, और वो जो एक को उठाया है ना, वो चीज़ होती है जिसे हम सभी पर लागू कर सके। और सभी पर लागू हम इसलिए करेंगे कि वो सबके लिए एक्सेप्टेबल है। भाई निर्विवाद है ना, उसमें तो कोई विवाद ही नहीं है। अगर वो निर्विवाद है तो हम कह सकते हैं कि वो बिना विरोध का ज्ञान है, जिसे हम सभी पे लागू करें, मतलब वही वास्तविक ज्ञान है। ठीक है। तो ये इनके साथ जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। जैसे हम सेंट अगस्टाइन की बात करें, संदेहवाद का खंडन किया है, ज्ञान में ईश्वर की भूमिका पर बल दिया है, और ईश्वर हमारे मन को प्रकाश देता है, ये अगस्टाइन का है। और जिसके बाद में यूनिवर्सल्स की बात कौन करता है? थॉमस एक्विनास करता है। ठीक। फिर जिसके बाद में आगे बढ़े, एक होता है विलियम ऑकहम।
है ना। ये प्रमुख नामवादी विचारक थे, ये इनके साथ जुड़ा हुआ भारी भरकम कीवर्ड है। प्रमुख नामवादी विचारक कौन थे? विलियम ऑकहम। ऑकहम का उस्तरा पढ़ा है कभी? ऑकहम का उस्तरा, है ना। ये है ना नामवादी विचारक थे या नामवाद का इन्होंने समर्थ। अरे प्रश्न पूछा जाएगा, फिर आप कहोगे गुरुजी हमने तो किताब में पढ़ा ही नहीं, फिर मैं आपको पेपर का सॉल्यूशन लेके आऊंगा और मैं कहूंगा कि ये मैंने पढ़ाया है। ठीक है, नामवाद मतलब ये यूं कहते हैं कि केवल व्यक्ति ही वास्तविक है, सामान्य शब्द केवल नाम ही है, जैसे राम श्याम मोहन, मनुष्य कुछ नहीं है। नाम ही नहीं तो हम मनुष्य का क्या करें? एक विचारधारा चलती है मनुष्यत्व, ठीक है, एक विचारधारा चलती है मनुष्यत्व। चलो मनुष्यत्व को छोड़ो, आप केवल ही मनुष्य स्त्री समझो, है ना। अब एक ये है स्त्री, क्या स्त्री ज्ञान है? विलियम ऑकहम के अनुसार स्त्री ज्ञान है? स्त्री ज्ञान नहीं है जब तक कि उसका नाम ना हो। गीता ना हो, सुनीता ना हो, बबीता ना हो, मनीषा ना हो, कविता ना हो। स्त्रियों के क्या आचार डाले? हम इस दुनिया से बुरा मत मानना स्त्रियों, है ना, मैं विरोध नहीं कर रहा, इस दुनिया की सारी स्त्रियों को खत्म कर देंगे। कल्पना करो, ये हाइपोथेसिस है, वो संभव ही नहीं है कि मान लो एक पल के लिए दुनिया की सारी स्त्रियां खत्म हो गई, क्या स्त्री शब्द का कोई महत्व रह जाएगा? जब नाम ही नहीं है तो हम यूं कहते हैं, चलो हमारी फीमेल बुरा मान जाएगी, हम फलों की बात करें, फल, हम यूं कहते हैं फल, इस दुनिया के सारे ही फल नष्ट कर दो, क्या फल शब्द का कोई आचार डाले? जैसे जहां कहीं फल का जिक्र आता है ना, तो हम ये कहते हैं कि ये स्वादिष्ट होता है, मनुष्य के लिए हेल्दी होता है, इनको खाने से मनुष्य में ऊर्जा मिलती है, ये फल के साथ जुड़ा हुआ ज्ञान है। लेकिन फल ही नहीं रहेंगे तो इस ज्ञान का क्या ही करेंगे? तो इसीलिए जो विलियम हॉकम है ना, ये नामवादी थे, ठीक है ना, नाम पर इन्होंने ध्यान दिया है। इसे ऑकहम का उस्तरा कहते हैं, यानी ये कहते हैं कि जो अनावश्यक तत्व है ना, इनको हटाओ, फालतू आदमियों को उलझाओ मत, ठीक है। मतलब ये मैंने समराइज कर दिया कि जो यथार्थवादी थे ना, वो यूनिवर्सल वास्तविक है, और संकल्पनावादी है, वो यूं कहते हैं कि यूनिवर्सल हमारे मन में है, और नामवादी है, वो कहते हैं कि यूनिवर्सल है ना, वो केवल नामों में छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो याद कर लेना, विलियम ऑकहम ये नामवादी ज्ञान का समर्थन करते हैं, फिर सेंट अगस्टाइन ज्ञान में ईश्वर की भूमिका पर बल देते हैं, और ये यूनिवर्सल संतुष्टि की बात करते हैं, थॉमस एक्विनास। आ गया? फिर देखो साहब, यूपीएससी वालों, आप मेंस में लिखोगे ना, आपके नंबर उस ग्राफ के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर अगला आता है रेने डेस्कॉर्ट, रेने डॉकार्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। ये तर्कवाद के प्रमुख प्रतिनिधि थे, मतलब इन्होंने रैशनलिज्म पर बहुत ज़्यादा काम किया है। ये यूँ कहते हैं कि ऐसा ज्ञान खोजना जिस पर किसी भी तरीके का संदेह ना किया जाए, मतलब बाद के जितने भी आए हैं ना, उन्होंने स्केप्टिसिज्म, संदेहवाद का खंडन ही किया है, वो संदेहवाद तो पहले ही चलता था। ये निश्चित ज्ञान का आधार खोजते हैं, इनका ये स्टेटमेंट है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने कहा है? रेने डोकार्ट ने, कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। ज्ञान का स्रोत बुद्धि और तर्क है, हम सोचेंगे ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आएगा? उसके पीछे तर्क ही नहीं देंगे तो, है ना। तो ज्ञान के स्रोत बुद्धि और तर्क है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, इसकी बात करते हैं रेने डेकार्ट। इन्होंने संदेहवाद का खंडन किया है। फिर अनुभववादी आ जाते हैं, जिसमें अनुभववाद में जॉन लॉक भी आ जाता है, और जिसके बाद में डेविड ह्यूम भी आ जाता है। ये कहते हैं कि मनुष्य का जब जन्म होता है ना, तब उसका मन बिल्कुल खाली होता है, मतलब खाली तकत, ये इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड जुड़ा हुआ है इसके साथ। पूछा जा सकता है कि जन्म के समय खाली तखत होता है, तैबुला रासा, ठीक है। मनुष्य का मन जन्म के समय पूर्ण रूपेण खाली होता है, जन्मजात कोई विचार नहीं होते, सारा ज्ञान उसे अनुभव से प्राप्त होता है। अनुभव ही नहीं करेगा तो, जैसे मीड आई और मी की बात करता है ना, आई पूरी तरीके से खाली होता है, लेकिन जैसे ही वो समाज के साथ घुल मिल जाता है, समाज के मानदंड, वैल्यूज इत्यादि में वो फॉलो करता है, इत्यादि को वो जीता है, इत्यादि में विश्वास करता है, तो उसका सोशलाइजेशन हो जाता है। यही अनुभववाद की बात करता है जॉन लॉक, डेविड ह्यूम। ध्यान रखना,
ये बहुत प्रभावशाली मध्यकालीन विचारक थे। आधुनिक अनुभववाद की भी ये बात करते हैं। इन्होंने ज्ञान, कारण, कार्य, संबंध और आत्मा तीनों पर गहरी आलोचना की है। ठीक है, ज्ञान इम्प्रेशन और आइडियाज से आता है, इसकी बात करते हैं ये। इम्प्रेशन और आइडियाज मतलब अनुभव की भी ये बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी बात की है डेविड ह्यूम ने। फिर आ गया इमैनुअल कांट। कांट ने, याद रखना, डेविड ह्यूम और जॉन लॉक, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी। हॉब्स, लॉक और रूसो ने। लिख देता हूं मैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत दिया था लॉक, फिर जिसके बाद में हॉब्स और जिसके बाद में रूसो, है ना। ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इमैनुअल कांट, जिन्होंने इन दोनों का समर्थन किया है। ज्ञान अनुभव से शुरू होता है लेकिन पूरा अनुभव से नहीं होता। ठीक है ना, मन की भी अपनी संरचनाएं होती हैं, और ये जो मन की संरचनाएं हैं ना, ये संरचनाएं स्थान के अनुसार, समय के अनुसार और किसी कारणों के अनुसार इनका निर्माण होता है, या फिर ये बदलती रहती है। सिंथेटिक ए प्रायोरी, ये थियरी दी थी, ये पूछा जा सकता है। सिंथेटिक ए प्रायोरी, ज्ञान संभव है, ऐसा ज्ञान जो अनुभव से पहले होता है फिर भी हमें नई सूचना देता है। हमने अनुभव लिया ना, उससे पहले ज्ञान है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, नई सूचना दे रहा है। जैसे हम साथियों कोई अनुभव ले रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, फिर हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो हमसे पहले से ही आता था, ये तो पहले से ही है। कई बार क्या होता है ना कि हम फिल्म देखते रहते हैं और फिर वो कहानी इस तरीके से चलती रहती है कि हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि अब ऐसा होगा, और होता भी ऐसा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पहले से ही है, लेकिन फिर भी हमें उस फिल्म के बारे में नई सूचना दे रहा है, क्योंकि वो ज्ञान है ना, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से प्ले किया है, उनकी थीम तो एक जैसी है। सिंथेटिक ए प्रायोरी की बात करता है ये इमैनुअल कांट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुभववाद की भी बात की है इन्होंने। और फिर जिसके बाद में इमैनुअल कांट के बाद में आदर्शवाद आ जाता है, जिसके बाद फिस्टे और हीगल करते हैं। आदर्शवाद का मतलब है कि आध्यात्मिकता और विचारों पर ये बल देने लग गए थे। जैसे हीगल का द्वंद्ववाद, हीगल का जो द्वंद्ववाद है ना, यहीं से मिस्टर कार्ल मार्क्स ने द्वंद्ववाद की थ्योरी ली थी। लेकिन ध्यान रखना, हीगल का जो द्वंद्ववाद है वो आत्मा और चेतना का समर्थन करता है। ठीक है ना, और जबकि कार्ल मार्क्स का द्वंद्ववाद है ना, वो भौतिकतावाद का समर्थन करता है। ठीक है ना, मतलब हीगल तो यूँ कहता है कि पहले आत्मा या चेतना, पहले विचार आते हैं फिर भौतिक वस्तुएं बनती है, जबकि कार्ल मार्क्स यूँ कहता है पहले भौतिक वस्तु आती है फिर विचार बनते हैं। ठीक है, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, ये प्रोसेस चलता रहता है, ये ज्ञान का प्रोसेस चलता रहता है। सबसे पहले वाद आ जाएगा, वाद के बाद में फिर प्रतिवाद आ जाएगा, और प्रतिवाद के बाद में अस्थायी समाधान संवाद आ जाएगा। कुछ समय बाद में ये संवाद है, ये फिर वाद बन जाएगा, फिर प्रतिवाद बन जाएगा, है ना। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है, मतलब ज्ञान स्थायी नहीं है, उसमें विरोध पैदा होता ही रहता है। तो ये आदर्शवादी है एपिस्टोमोलॉजी, फिस्टे और हीगल। फिर 19वीं शताब्दी में फिनोमिनोलॉजी जो हमने पढ़ाई था, मिस्टर हसरेल। ठीक है, हसरेल साहब है ना, वो अनुभव की बात करते हैं, अनुभववाद की बात करते हैं। ये नेचुरल सेटिंग का विरोध करते हैं। दो एटीट्यूड होते हैं, नेचुरल एटीट्यूड और फिनोमिनल एटीट्यूड। मैंने पढ़ाया था फिनोमिनोलॉजी में, हसरेल पढ़ाया, मैंने शुट्स पढ़ाया, मैंने आपको सांत्याना पढ़ाया। दो एटीट्यूड है, मैं लिख देता हूं। एक तो होता है नेचुरल एटीट्यूड और एक होता है फिनोमिनोलॉजिकल एटीट्यूड। ठीक है, मतलब ये जो है ना नेचुरल एटीट्यूड, ये तो यूँ कहता है कि वस्तुएं जैसी दिखाई दे रही हैं ना उनको ग्रहण कर लो। ठीक है, और जबकि फिनोमिनोलॉजिकल एटीट्यूड कहता है कि हम उसको क्या अनुभव करते हैं, किस तरीके से जीते हैं। तो फिनोमिनोलॉजिकल एटीट्यूड की बात करते हैं ये, मतलब ये पूर्व धारणाओं को अलग करना, जिसे हम एपोके कहते हैं। एपोके है ना, वो प्रकटना शास्त्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैं लिख देता हूं कि यहाँ पर जो एपोके है वो प्रकटना शास्त्र से जुड़ा हुआ है। प्रश्न पूछा जाएगा, प्रकटना शास्त्र से जुड़ा हुआ है एपोके,
और ब्रीचिंग है ना, ब्रीचिंग है वो एथनोमेथोडोलॉजी यानी लोक विधि विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। एपोके का मतलब होता है पूर्व धारणाओं को हटा देना, है ना, और फिनोमिनोलॉजिकल एटीट्यूड से देखना। और ब्रीचिंग का मतलब होता है कि जो नियम बने हैं ना, उन नियमों को तोड़ के देख लो एक बार, तोड़ने के बाद में लोगों का कैसा रिएक्शन आता है। जैसे मैं टीचर की भूमिका में हूँ, ठीक है ना, और टीचर एक आदर्श व्यक्ति होता है और यह आवश्यक होता है कि टीचर का हम पालन करें। अब मैं कोई ऐसा व्यवहार कर दूंगा ना जो अनुकूल नहीं होगा, तब भी आप यूँ सोचोगे कि ये पढ़ाने की कोई शैली होगी। लेकिन यहाँ पर फिनोमिनोलॉजी यूँ कहता है कि अब ये पता कैसे चलेगा, तो आप क्या करें, एक दिन नियम तोड़ के देख लें। जैसे एक उदाहरण दिया था मैंने, क्लास पढ़ाई थी, जब घर में गेस्ट आते हैं ना, उनके प्रति हमारा अलग नज़रिया रहता है और घर के लोगों के प्रति अलग नज़रिया रहता है। भाई अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान के समान है। तो एक दिन आप क्या करो कि आप उसी घर में जाके अपने मम्मी पापा से पूछो कि बाथरूम किधर है, टॉयलेट किधर है, रसोई किधर है, तो देखते हैं उनका क्या रिएक्शन आता है। तो आप नियम जानबूझकर तोड़ो, तभी तो पता चलेगा ना धारणाओं का। ये पढ़ाया था मैंने अच्छे से। तो ये फिनोमिनोलॉजिकल प्रपंचवाद या प्रघटना शास्त्र और ब्रैकेट कोष्ठकीकरण की भी बात करते हैं। ये दोनों शब्द हैं, ध्यान रखना। कोष्ठकीकरण ये यूं कहता है कि नेचुरल एटीट्यूड है ना, उसको ब्रैकेट कर दो, उसको कोष्ठक में बंद कर दो। ठीक है, ये लो साहब, आ गया समझ में। हसरेल आता है, सूक्ष्म आता है, इसमें जीवन जगत की भी बात करता है। जॉर्ज सांत्याना भी आता है इसमें, मैं लिख भी देता हूँ, हसरेल कर दो या फिर इसमें अल्फ्रेड शूट्स कर दो या इसमें सांत्याना कर दो। फिर जिसके बाद में यथार्थवादी आ जाते हैं, ये 20वीं रियलिस्टिक है ना, मूर और रसेल, जीई मूर और बर्ट्रेड रसेल, दोनों आदर्शवाद के विरुद्ध यह जोर देकर कहा है कि बाहरी दुनिया सचमुच अस्तित्व में है। इन्होंने आदर्शवाद का खंडन किया है, ये यथार्थवाद का ही समर्थन करते हैं। ठीक है। और फिर जिसके बाद में लुडविग विट्गेनस्टाइन, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़े फिलोसफर थे। इन्होंने दर्शन में भाषा की गलत समझ या भाषा पर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया है। ये कहता है कि भाषा की सीमाएं मेरी दुनिया की सीमाएं हैं। अगर मैं किसी भाषा को जितना समझ पाऊंगा ना, मैं उतना ज्ञान प्राप्त कर पाऊंगा। ये बात कहते हैं कि मेरा ज्ञान का जो आधार है ना, यानी मेरे ज्ञान की जो सीमाएं हैं वो भाषा की सीमाओं के साथ जुड़ी हुई है। अब मान लो कि अंग्रेजी में बहुत सारी ज्ञानात्मक बातें छुपी हुई हैं, लेकिन मेरे क्या ही काम की। कोई अंग्रेज व्यक्ति, अंग्रेज फिलोसफर है ना, जो व्याख्यान दे रहा है, तो वो तो मेरे खोपड़ी से ऊपर जाएगी, क्योंकि मुझे भाषा का ही ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान में भाषा इंपॉर्टेंस है या ज्ञान को भाषा के साथ जोड़ा है, यह है विट्गेनस्टाइन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक कीवर्ड याद कर लेना, ज्ञान को इन्होंने भाषा के साथ जोड़ा है। एक लॉजिकल पॉजिटिज्म जो वैज्ञानिक तर्क और अनुभव की बात करता है, ये लॉजिकल पॉजिटिज्म है, 20वीं शताब्दी की पहचान है ये। और अभी हाल ही के दिनों में मॉडर्न की बात करें तो आजकल तो भाई साहब गुणात्मक एपिस्टेमोलॉजी भी आ गया, गुणों के आधार पर ज्ञान निर्धारित करने लग गए। कोई ईमानदार है, कोई विवेकशील है, कोई बौद्धिक है ना, अच्छा गुण मतलब अच्छा ज्ञान। ये ऐसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के दिनों की जो नई विचारधारा निकल कर आई है ना, वो गुणात्मक है। ठीक है, कोई सुंदर है, हम तो इन सारी चीज़ों के पीछे ही भाग रहे हैं। जैसे उत्तर आधुनिकता, ये सार्वभौमिक सत्य पर संदेह करते हैं, ज्ञान और शक्ति के संबंध की बात करता है, जैसे फूको। ठीक है, जैसे फूको हो गया या डीकंस्ट्रक्शन वाला मिस्टर दरीदा हो गया। फूको भी तो यूँ ही कहता है ना कि जिसके पास सबसे ज़्यादा ज्ञान होता है उसी के पास सबसे ज़्यादा पावर होता है। पावर के लिए ज्ञान को जिम्मेदार माना है। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, सेक्स ऑफ प्लीजर, मैडनेस और डिसिप्लिन ऑफ बर्थ। ठीक है, और नारीवादी, उत्तर संरचनावादी, ये आधुनिक ज्ञान की धाराएं हैं। ये लो साहब, क्लास कंप्लीट हो जाती है। एक बार मैं रिपीट कर दूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो, मन लगाकर सुनो और तल्लीन होकर सुनो। अभी जो लेटेस्ट अप्रोच चल रही है ना, जो नई प्रकृति चल रही है, वो भाई साहब गुणात्मक ज्ञान मीमांसा है और उत्तर आधुनिकतावादी ज्ञान मीमांसा है।
मतलब ज्ञान मीमांसा को गुणों के साथ जोड़ दिया। ज्ञान की वजह गुण है, ये हाल ही की अप्रोच है। जिसके बाद में 20वीं शताब्दी में यथार्थवादी, जो मूर और रसेल, ठीक है ना, दोनों यथार्थवादी हैं जिन्होंने आदर्शवाद का खंडन किया है। आदर्शवाद वही आध्यात्मिकवाद जो विचारों में है। अब विचारों में वो सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। जैसे हम स्वर्ग और नरक की बात करें, अब भाई स्वर्ग और नरक ये आदर्शवाद ही तो है, क्या यथार्थ में थोड़ी देता है? इसका खंडन करते हैं ये, है ना। और विट्गेनस्टाइन, इन्होंने ज्ञान को भाषा की समझ के साथ जोड़ा है। ये लिख लेना आप, शॉर्ट नोट्स में लिख लेना है, ठीक है। और लॉजिकल पॉजिटिज्म, जो यूं कहता है कि ऐसा ज्ञान जो विज्ञान, तर्क और अनुभव इन तीनों से जुड़ा हुआ है, लॉजिकल पॉजिटिज्म होता है। फिर कांट के बाद में आदर्शवाद के बाद फिस्टे और हीगल करता है, ठीक है ना। थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। वस्तु और चेतना अलग अलग नहीं है, ये कहते हैं वस्तु और चेतना एक ही है। फिर फिनोमिनोलॉजिकल एटीट्यूड, जिसमें हसरेल आ जाता है, सूर्स आ जाता है, शांत्यान आ जाता है ना। ये पूर्व धारणाओं को अलग करने की बात करता है। ये फिनोमिनोलॉजिकल एटीट्यूड की बात करता है, अनुभववाद की बात करता है, ठीक है। फिर जिसके बाद में जॉन लॉक हो गया, ये भी अनुभववादी हैं। डेविड ह्यूम, ये भी अनुभववादी हैं, ठीक है। और इमैनुअल कांट, जिन्होंने सिंथेटिक ए प्रायोरी, ठीक है, ये इनके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक। फिर जिसके बाद में तर्कवाद, रेने डेकार्ट, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, तर्कवाद का समर्थन किया इन्होंने। विलियम हॉकहम, नामवादी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, है ना। नामवाद के समर्थन रहे हैं ये। फिर जिसके बाद में विलियम हॉक का उस्तरा। सेंट अगस्टाइन, इन्होंने ज्ञान में ईश्वर की भूमिका पर प्रकाश डाला है। थॉमस एक्विनास, यूनिवर्सल्स तत्वों की ये बात करता है, सामान्य तत्वों की, ठीक है। फिर एपिक्यूरस और स्टोइक, ये अनुभववादी थे, है ना, ज्ञान का स्रोत इंद्रियां हैं, ये बात कहते हैं। और नव प्लेटोवादी, वो आध्यात्मिक और रहस्यवाद, है ना, मतलब ज्ञान को आत्मा और ध्यान से जोड़ा गया था। फिर प्लेटो, ये कहते हैं फॉर्म और स्वरूप ही सच्चा ज्ञान है, भौतिक संसार कुछ नहीं है, ठीक है। जिसके बाद में ये अनुभववाद की बात करता है, यहाँ पर अरस्तु। और फिर जिसके बाद में शुक्रात, जिन्होंने मेस्टिक विधि दी थी, ठीक है, ज्ञान पहले से ही है, बस बाहर निकालते हैं। फिर जिसके बाद में ये आ गया सोफिस्ट, ये संदेहवादी हैं सोफिस्ट, जिसमें हम प्रोटागोरस की बात करें, ये सोफिस्ट हैं। फिर गार्गियास की बात करें, ये भी सोफिस्ट है, ठीक है ना। मतलब ये यूँ कहता है कि ज्ञान है ना वो पूर्ण नहीं है, प्रत्येक ज्ञान में यहाँ पर संदेह यानी डाउट किया जा सकता है, ठीक है। ये लो साहब, एपिस्टोमोलॉजी आपका कंप्लीट हो गया। एपिस्टोमोलॉजी का मतलब होता है कि हम जो जानते हैं वो कैसे जानते हैं, यही एक्चुअल में क्या होता है, ज्ञान मीमांसा होता है। ज्ञान मीमांसा इस तरीके के क्वेश्चन करता है कि ज्ञान निश्चित है, क्या सत्य और असत्य में अंतर है, अंतर कर रहे हैं तो हम कैसे कर रहे हैं, एक्चुअल में नॉलेज क्या है, और इस नॉलेज को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जो नॉलेज हमने प्राप्त किया है उसकी क्या क्या लिमिटेशन है। सबसे पहले जो इसका प्रयोग किया था एपिस्टोमोलॉजी का, वो जेम्स फेडरिक ने किया था, ठीक है ना। 1808 में जन्म हुआ, 64 में मर गए थे। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जो पहला शब्द निकल कर आता है एपिस्टेमे, एपिस्टेमे का मतलब होता है ज्ञान, और लोगोस का मतलब होता है विज्ञान, यानी ज्ञान का विज्ञान, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं और जिन पर एपिस्टोमोलॉजी है ना वो काम करता है। ये अरस्तु की किताब है जिसका नाम है मेटाफिजिक्स। हर इंसान स्वभाव से जानना चाहता है, ये इंसान की क्या है, प्रवृत्ति है, ठीक है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि पढ़े, ठीक है, और मन लगा के पढ़े, बाकी अच्छे से मेहनत करो, है ना। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको सफलता मिलेगी, आप सही ट्रैक पर हो, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ, आपकी सफलता में ही मेरी सफलता है। आप सफल हो जाओगे, कोई प्रोफेसर बन जाएगा, कोई एचओडी बनेगा, कुलपति कुलाधिपति बने आप, नाम तो है ना मेरा, मेरा ही तो नाम है। क्रेडिट दो या मत दो, मुझे तो आत्मसंतुष्टि तो मिलती है, ठीक है ना। बाकी अच्छे से पढ़े, माँ शारदा प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करें। थैंक यू।